हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकल स्टडी सर्कल में। आज हम जीएस का पोर्शन करा रहे हैं जिसमें हम गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। और गुप्त साम्राज्य में हमारे कितने शासकों को उसने पूछा है? तो 2 शासकों को। एक है समुद्रगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त। यानी कि 2 शासकों को उसने प्रॉपरली लिया है कि हम इन 2 शासकों से ही क्वेश्चन पूछेंगे, यानी हमारे सिलेबस में उसने बताया है। तो गुप्त वंश की थोड़ी जानकारी हम लेंगे। गुप्त वंश की स्थापना जो है तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयागराज के निकट, यानी कि प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुई थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो तीसरी शताब्दी यानी कि 275 ईस्वी 275 ईस्वी में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुई थी। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त, गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन है? तो श्रीगुप्त। लेकिन पूना और रिद्धपुर 2 अभिलेखों में, इन 2 अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त साम्राज्य का पहला राजा बताया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि गुप्त साम्राज्य की नींव या स्थापना किसने रखी थी, तो श्रीगुप्त ने। लेकिन अगर क्वेश्चन वो प्रॉपरली ये कहे कि पूना अभिलेख के अनुसार गुप्त साम्राज्य का प्रथम राजा कौन था, तो आपका आंसर घटोत्कच होगा। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस पर। समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक है? तो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त का जो वास्तविक नाम था वो था काच। समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम क्या था? काच। समुद्रगुप्त इसने एक उपाधि धारण की थी, तो इसीलिए इसको समुद्रगुप्त के नाम से फेमस हो गया, तो इसे समुद्रगुप्त कहने लगे फिर। लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था? काच। समुद्रगुप्त की प्रमुख उपाधियां हैं कविराज, सबसे ज्यादा पूछी जाती है कविराज। कविराज किसकी उपाधि है? तो समुद्रगुप्त की। दूसरी है चंद्रप्रकाश, तीसरी पराक्रम, चौथी है अश्वमेध कर्ता। अश्वमेध कर्ता यह उपाधि इसने एक अश्वमेध यज्ञ कराने के उपरांत धारण की थी। अश्वमेध कर्ता जो इसकी उपाधि थी, यह उपाधि इसने एक अश्वमेध यज्ञ कराने के उपरांत धारण की थी। समुद्रगुप्त के प्रमुख अभिलेख हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। एक है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और दूसरा है एरड़ अभिलेख। कौन कौन से? नंबर 1 प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और नंबर 2 एरड़ अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को हरिशेन ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को किसने लिखा है? हरिशेन ने। हरिशेन कौन से थे? तो हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। हरिशेन जो थे दरबारी कवि। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिशेन। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा है
जिसमें कुल 33 लाइनें हैं, और जो ये लाइनें लिखी गई हैं वो गद्य और पद्य, गद्य और पद्य, गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखी गई हैं। और दोनों की जब दोनों शैलियां जब मिल जाती हैं, यानी गद्य और पद्य जब दोनों मिलती हैं तो एक शैली बनती है चंपू। यहां से यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि गद्य और पद्य में लिखी गई शैली को क्या कहते हैं, तो चंपू शैली। अब बात करते हैं ऐरड़ अभिलेख की। तो ऐरड़ अभिलेख में समुद्रगुप्त ने अपनी तुलना दो लोगों से की है। ऐरड़ अभिलेख में समुद्रगुप्त ने अपनी तुलना ऐरड़ अभिलेख में अपनी तुलना दो लोगों से की है। कौन कौन से हैं दो लोग, तो एक हैं यमराज और दूसरे कुबेर। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समुद्रगुप्त ने यमराज यानी कि स्वयं को यमराज कब कहा और स्वयं को कुबेर कब कहा, तो जब वह गुस्से में होता था। जब वह गुस्से में होता था तो उस समय यमराज का, और जब वो खुश होता था तो कुबेर का। यमराज और कुबेर का वर्णन किस में मिलता है, तो ऐरड़ अभिलेख में। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समुद्रगुप्त ने अपनी तुलना यमराज और कुबेर किस अभिलेख में की है, यमराज और कुबेर से किस अभिलेख में की है, तो ऐरड़ अभिलेख में। आगे हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के प्रमुख अभियान, जिसमें जो उत्तर भारत के अभियान थे, तो उत्तर भारत के अभियानों को आर्यव्रत भी अभियान कहा जाता था। इसके दो ही प्रमुख अभियान थे, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में जो इसकी विजय थी, इसकी विजयों को दिग्विजयी, उत्तर भारत में जो आर्यव्रत में विजयों का वर्णन जो मिलता है वो दिग्विजय के रूप में, दिग्विजय के रूप में मिलता है। उत्तर भारत में इसने कुल कितने राज्यों को जीता था, तो 12 राज्यों को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत या आर्यव्रत में कितने राज्यों को जीता था, तो 12 राज्यों को। और उत्तर भारत की विजयों को क्या कहा जाता था, तो दिग्विजय। दक्षिण भारत में जो इसने विजय प्राप्त की थी, तो उन विजयों को धर्म विजय, समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण भारत में की गई विजयों को क्या कहा जाता था, तो धर्म विजय। दक्षिण भारत में भी इसने कुल 12 राज्यों को जीता, 12 राज्यों को जीता। अब बात करते हैं हम समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए सिक्के। कौन कौन से इसने अपने शासनकाल में सिक्के चलाए, तो इसने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। जो स्वर्ण मुद्राएं थी,
किस प्रकार की मुद्राएं थी? तो स्वर्ण मुद्राएं थी। नंबर 1 था गरुड़, नंबर 2 धनुर्धार, नंबर 3 परशुराम, अश्वमेध, व्याघ्रहंता और बीड़ावादन। बीड़ावादन जो सिक्का था, इसी सिक्के से जानकारी ये प्राप्त होती है कि यह संगीत प्रेमी था, संगीत प्रेमी था, क्योंकि इन बीड़ावादन सिक्कों पर समुद्रगुप्त की जो चित्र कैले अंकित था वो बीड़ा बजाते हुए था। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि समुद्रगुप्त द्वारा बीड़ा बजाते हुए जो चित्र प्राप्त हुआ है वो कौन से सिक्कों पर हुआ है? तो बीड़ावादन सिक्कों पर। इसके दरबार में एक बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्राप्त था। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु जो वसुबंध थे उन्हें किसके शासनकाल में संरक्षण प्राप्त था? तो समुद्रगुप्त के। एक इतिहासकार हुए B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। पहले ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता था कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। लेकिन अब इसके चांस हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो किसने कहा? B.A. स्मिथ ने। B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। इसके दरबार में एक बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्राप्त था। यह विष्णु का उपासक था। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो विष्णु का उपासक था। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इनकी पत्नी जो थी कुबेर नागा, इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो कुबेर नागा। इनकी प्रमुख उपाधियां हैं, एक परम भागवत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसे परम भागवत कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। दूसरी है देवराज, देवश्री और श्री। एक है सहशांक। सहशांक उपाधि जो थी इन्होंने शकों के उन्मूलन के समय धारण की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सहस्रांक की उपाधि कब धारण की थी? तो शकों के उन्मूलन के समय धारण की थी। इन्होंने एक शकों के उन्मूलन के समय ही इन्होंने एक चांदी का सिक्का जारी किया था। शकों के उन्मूलन के समय ही इन्होंने सहस्रांक की उपाधि धारण की थी और एक चांदी का सिक्का जारी किया था। इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो उज्जैन में। इनके दो प्रमुख अभिलेख हैं, एक मथुरा अभिलेख और एक उदयगिरी अभिलेख। इनके जो दरबारी विद्वान थे, इनके दरबारी विद्वानों की एक विद्वत परिषद होती थी। विद्वत परिषद, और इस परिषद का जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष कह लें, अध्यक्ष कालिदास को बनाया गया था। कालिदास इनके समय में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि माने जाते थे, प्रसिद्ध विद्वान थे, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कालिदास किसके शासनकाल में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहते थे। इस विद्वत परिषद को ही, जो इसके सदस्य थे, विद्वत परिषद के सदस्यों को ही नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न किसको कहा जाता था? तो विद्वत परिषद के सदस्यों को ही नवरत्न कहा जाता था। इनके नाम है, नंबर 1 कालिदास, 2 छपड़क, शंकु, धनकरपर, बेताल भट्ट, बरुच, बारहमिहिर, धन्वंतरी और अमर सिंह। कालिदास जो थे वो संस्कृत के कवि या विद्वान मान लें। इनकी जो उस समय इन्होंने एक रचना लिखी थी, कृति, जिसका नाम क्या था? मृच्छकटिकम। छपड़क जो थे, विद्वत परिषद के एक सदस्य थे छपड़क ज्योतिषी का काम करते थे। ज्योतिषी जो आगामी समय की बातें बताते हैं, भविष्य की बातें बताते हैं, उन्हें ज्योतिषी कहते हैं। शंकु जो थे वो वास्तुकार थे, यानी किसी भवन के निर्माण की जो डिजाइन है वो तैयार करते थे। किसी किले का डिजाइन तैयार करना, उसे क्या कहते हैं? तो वास्तुकार। वास्तुकार कौन थे? शंकु। धनकरपर कूटनीतिज्ञ थे। धनकरपर कौन थे? तो कूटनीतिज्ञ थे। कैसे किसी काम को करना है ये धनकरपर बताते थे। आगे बेताल भट्ट। बेताल भट्ट जादूगर थे। बरुच जो इस विद्वत परिषद में शामिल थे, बरुच तो व्याकरण के विशेषज्ञ माने जाते थे। बरुच। बारहमिहिर खगोलवेत्ता थे, खगोलविद कह लेने, जो ब्रह्मांड की जानकारी देते थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त के शासनकाल में सबसे बड़े डॉक्टर, चिकित्सक कह लें हम, तो धन्वंतरी थे। अमर सिंह भी रचना करते थे, यानी लेखक, राइटर कह लेने, और इन्होंने अमरकोश
अमरकोश की रचना की थी, जिसमें विष्णु के 39 अवतारों का वर्णन मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए वह कौन सी पुस्तक है जिसमें विष्णु के 39 अवतारों का वर्णन मिलता है, तो अमरकोश। और उसकी रचना किसने की, तो अमर सिंह ने। अमर सिंह किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और ये विद्वत परिषद के सदस्य थे, जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता था। विद्वत परिषद के अध्यक्ष कौन थे, कालिदास। इनके शासनकाल में एक विदेशी यात्री आया था, यहाँ लिख रहे हैं हम, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक विदेशी यात्री आप लोग जानते होंगे, फायान। कहाँ का निवासी था ये, तो चीन का। फायान से अक्सर कर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फायान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था फो क्यों की। फो क्यों की। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि ये किस रास्ते से आया था, तो यह स्थल से आया था और जल मार्ग से गया था। एक बार जो हमने पढ़ा है गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य में केवल 2 शासकों को ही पूछा है इसने, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे और आगे कल क्लास होगी हमारी, जो आगे टॉपिक होगा। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की नींव 3री शताब्दी यानी 275 ईस्वी में रखी गई और इसके संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। लेकिन पूना और रिद्धपुर 2 अभिलेख हैं जिनमें घटोत्कच को गुप्त साम्राज्य का प्रथम राजा माना जाता है। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक है। इसका वास्तविक नाम जो था वो काच था। समुद्रगुप्त इसने जब विजय प्राप्त की तो उसके बाद इसने अपने आप को समुद्रगुप्त कहा। इसकी प्रमुख उपाधियां हैं कविराज, चंद्रप्रकाश, पराक्रम, अश्वमेधकर्ता। अश्वमेधकर्ता की उपाधि इसने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था जिसके बाद धारण की थी। इसके प्रमुख अभिलेख हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसे किसने लिखा था, तो हरिसेन ने। इसमें कुल 33 लाइनें लिखी गई थी और यह गद्य और पद्य दोनों में था। गद्य और पद्य दोनों की मिश्रित शैली को क्या कहते हैं, तो चंपू शैली। दूसरा है अहरड़ अभिलेख। इस अभिलेख में इसने अपनी तुलना 2 लोगों से की है, एक यमराज और एक कुबेर से। यमराज कब का है, तो जब यह गुस्से में हुआ करता था तब इसने अपने आप को यमराज बताया है, और जब यह प्रसन्न हुआ करता था तब इसने अपने आप को कुबेर कहा है। इसके बाद अभियान की बात करते हैं तो उत्तर भारत के अभियान या आर्यव्रत के अभियान। इसमें जो आर्यव्रत में इसने विजय प्राप्त की थी उसे दिग्विजय कहा जाता था और इसमें इसने कितने राज्यों को जीता था, तो 12 राज्यों को जीता था। दक्षिण भारत के अभियान। दक्षिण भारत की अभियानों की जो विजय थी उन विजयों को क्या कहा जाता था, तो धर्म विजय। और दक्षिण भारत में भी इसने 12 राज्यों को जीता था। सिक्के। इसने 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं, जिसमें गरुड़, धनुर्धार, परशुराम, अश्वमेघ, व्याघ्रहंता और बीड़ावादन। बीड़ावादन सिक्के से ही
इसके संगीत प्रेमी होने की जानकारी मिलती है, क्योंकि बीड़ा वादन सिक्कों पर ही इसके बीड़ा बजाते हुए चित्र अंकित थे प्राप्त हुए। इसके दरबार में एक बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्राप्त था। B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, यह विष्णु का उपासक था। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के पुत्र थे ये, समुद्रगुप्त के पुत्र। समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल 375 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक। इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। इनकी पत्नी का नाम था कुबेर नागा। इनकी उपाधियां प्रमुख हैं परम भागवत, देवराज, देवश्री और श्री। एक सहसांक उपाधि है। इस उपाधि को इन्होंने शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की थी, और शकों के उन्मूलन के उपरांत ही इन्होंने एक चांदी का सिक्का जारी किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किन शासकों का उन्मूलन करने के बाद एक चांदी का सिक्का जारी किया था, तो शकों के उन्मूलन के बाद। इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया। इनके प्रमुख अभिलेख हैं, एक मथुरा अभिलेख और दूसरा उदयगिरी अभिलेख। इनके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, जिन्हें विद्वत परिषद, उन सदस्य जो विद्वान रहते थे, जो एक परिषद बनाई गई थी जिसके अंतर्गत विद्वान रहते थे, तो उस परिषद का क्या नाम था? विद्वत परिषद। और इस परिषद के सदस्यों को ही नवरत्न कहा जाता था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कालिदास थे। विद्वान है, 9 विद्वान है। कालिदास, इन्होंने रचना मृच्छकटिकम की है। छपड़क जो ज्योतिषी थे, शंकु जो वास्तुकार थे, धनकरपर कूटनीतिज्ञ थे, और बेताल भट्ट जादूगर, बरुच व्याकरण के विशेषज्ञ थे, वारामेहर खगोलविद थे, और धन्वंतरी चिकित्सक थे। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की है, जिसमें विष्णु के 39 अवतारों का वर्णन मिलता है। इनके शासनकाल में एक विदेशी यात्री फायान आया था, जो चीन का निवासी था। इसने फो क्यों की रचना की थी। यह स्थल से आया था और जलमार्ग से वापस गया था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।